नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एडुटेरिया परिवार में। जैसा कि हम लोगों की रिकॉर्डेड क्लास जो आने वाली थी, उसी क्रम में हम इस वाले क्लास को लेके चलेंगे। देखिए, जल्दी-जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें जान भी ली थी। तो जैसे अगर भारत का भौतिक विभाजन की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने उत्तर उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया है। उसके बाद फिर पेनिनसुलर इंडिया में आए तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ प्लेन है उनको पढ़ लिया है। फिर उसके बाद अभी हमने वेस्टर्न घाट भी पढ़ लिया था। जो हमारा बचा था वो ईस्टर्न घाट था। ईस्टर्न घाट अभी बचना पढ़ना बचा हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न घाट हमारा बचा हुआ है। तो अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, ठीक है, तो हमको आज यही पढ़ना है। ठीक है, और इसको शुरू करने से पहले एक डाउट था जो उस दिन मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा दूरी मतलब सीमा है आंध्र प्रदेश की समुद्र के साथ या फिर तमिलनाडु की। तो देखिए, पहले जो 7516 वाला डाटा था, मतलब अगर बात की जाए, 1 मिनट का समय लगेगा, बस चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा ये जो कोस्टल लाइन था, कोस्टल लाइन की बात यहाँ पे हो रही थी, कोस्टल लाइन की बात यहाँ पे हो रही थी। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि 7516 पुराना डाटा था। ये जो पुराना डाटा था ये वर्ष 1970 में क्या किया था, कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, कैलकुलेट किया गया था पुराने तकनीक प्रणालियों द्वारा। ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी मतलब जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, कैलकुलेट किया गया था, इसको कैलकुलेट किया गया था। लेकिन अभी नया रिसेंटली 2023 और 24, 2023 और 24 के मध्य क्या हुआ था, अभी जो एक कैलकुलेशन नई कैलकुलेशन आई थी उसके हिसाब से 11,098 किलोमीटर नया डाटा निकल के आया है। हालांकि इसकी अनुशंसा कर दी गई है लेकिन अभी भी कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 7516 ही मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2024 के अनुसार अभी जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तब तो आप ये बताएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल प्रश्न ही रहते हैं, पूछा जाता है 1970 के हिसाब से बताइए, या पुराने ही प्रश्न रहते हैं, तो अभी आप इसी डाटा को लेके चलेंगे। जब ये अनुशंसित ये हो जाएंगी चीज़ें, ये अपना ली जाएंगी, तो फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये 11,098 किलोमीटर हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो नया डाटा है, इस नए डाटे में क्या किया गया है, इसमें जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं उनके किनारे की जो लंबाई है उनको जोड़ा गया है। फिर इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, जैसे इस नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें छोटी छोटी जो हमारे कट्स भी हैं, जो किनारों पे जो तट रेखाओं पे, उनको भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो आप अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश से ज्यादा, क्या आंध्रा से ज्यादा तमिल की हो जाएगी। ठीक है, आंध्रा से ज्यादा तमिल की हो जाएगी इसमें। गुजरात के गुजरात की तटरेखा में लगभग लगभग 40, मतलब आप समझिए 50% के आसपास की वृद्धि हुई है। कितनी? 50% के आसपास की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, गुजरात में। आते हैं आगे। खैर, वो जो क्वेश्चन आपका था उसको मैं बता रहा था, अब आते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी पूर्वी, मतलब हमारे जो पूर्वी ये हैं घाट हैं, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसका क्रम क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे इसी के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमने पश्चिमी घाट को पढ़ लिया पूरा, हमने पूरा पश्चिमी घाट पढ़ लिया था। लेकिन पश्चिमी घाट पढ़ने के साथ साथ कुछ पूर्वी घाट की हमारी चीज़ें बची हुई थी। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिखता चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ऊपर महेंद्रगिरी की बात करेंगे। महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी के बाद, महेंद्रगिरी के बाद किसकी? नल्ला मलाई।
नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के बाद फिर पालक वेलकोंडा, ठीक है, कौन सा, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। फिर कौन सी, पालकोंडा। फिर नागारी, ठीक है। तो पहले आप इसको देखिए, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, पहाड़ियाँ किससे हैं, आंध्र प्रदेश से। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम, उड़ीसा से हम अगर यहाँ से देखें तो महेंद्रगिरी यहीं पे है, महेंद्रगिरी, ठीक है। फिर नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, वेणुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ठीक है। ये सब किसमें है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंध्र प्रदेश के हैं सारे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के क्या है, ये पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। ये पर्वत वो श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे जावेडी, सेवराय, जावेडी, सेवराय, लिखता हूँ यहीं पे मैं, दूसरी पेन से लिखता हूँ, जैसे बात की जाए, जावेडी, सेवराय, सेवराय। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर पंचमलाई, ठीक है, पंचमलाई, ठीक है। फिर कौन सा है, फिर है हमारा पलानी, पलानी, ठीक है। और फिर वेड़सुनाड है, लास्ट वेड़सुनाड है, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब, ये जो चारों हैं, ये हैं तमिलनाडु की, कहाँ से हैं, तमिलनाडु की हैं। ये सब पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, ये सब पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, ठीक है। तो अगर कभी क्रम पूछता है तो इसका यही क्रम है, अगर आपसे पूछेगा तो यही क्रम है, ठीक है, ठीक है, यही क्रम था पूर्वी घाट का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया ऊपर से महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, थोड़ा सा नीचे है नल्ला मलाई, महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, वेलुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये सब आंध्र प्रदेश की हैं। फिर यहाँ से कौन सा है, यहाँ से जावेडी, सेवराय, यहाँ से जावेडी। आप जो मुख्य मुख्य है वही देखिए, ये है जावेडी, जावेडी के बाद फिर सेवराय। फिर कौन सा है, नीचे आप जब यहाँ आएंगे तो ये है पलानी, क्या है यहाँ पे, पलानी। जैसे जावेडी यहाँ तक है, फिर यहाँ पे है सेवराय, फिर यहाँ पे है पलानी। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहीं पे ये नागरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पलानी है, पलानी, पलानी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये सेवराय है, सेवराय भी यहाँ आके थोड़ा सा मुड़ी हुई है, ठीक है। और ये कौन सी है, जावेडी। मैंने आपको बता दिया था कि नीचे की बात हो तो यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। और पलानी के ही ऊपर एक पहाड़ी ऐसी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है, वो कौन सी पहाड़ी है, वो पहाड़ी है नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये था पूर्वी पूर्वी घाट के सभी पहाड़ जो कहाँ पे किस स्थिति में है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए यहीं पे जो पालकोंडा और वेलिकोंडा है, यहाँ पे जो पालकोंडा और वेलिकोंडा है, मतलब दो पहाड़ियां यहाँ पे, पालकोंडा और वेलकोंडा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, समानांतर हैं, ठीक है। पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये दोनों समांतर पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये दोनों, ये और ये नहीं, ये तो उड़ीसा वाली पहाड़ियां हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं। ये दोनों यहाँ पे जो दो पहाड़ियां हैं वो समांतर पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ठीक है। ये दोनों समांतर पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और ऊपर मैंने नल्ला मलाई बताया था, नीचे कौन सा था, नागरी था, ठीक है, जावेड़ी याद रखिएगा, सेवराय, फिर नीचे, नीचे है पलानी, ठीक है, नीचे पलानी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
जावेरी और सेवराय जो होता है ना, वो लास्ट में जावेरी और सेवराय ये जाके कहाँ मिल जाता है, ये पलानी में मिल जाता है, एकदम उसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए कि घाट कौन कौन से हैं दक्षिण भारत में। घाट, उस पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की बात नहीं हो रही है, पहले आप ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार करने के लिए। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले यहाँ पे, खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोट्टा, सैनकोट्टा। ठीक है, ये क्या है, ये पहाड़ियां हैं, खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और ये कौन सा था, सैनकोट्टा। ठीक है, तो अगर थाल घाट की बात करें तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक, मुंबई टू नासिक। और अगर हम बात करते हैं भोर घाट की, तो भोर घाट कहाँ से संबंधित है, ये मुंबई टू पुणे। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, और कहाँ तक है, मुंबई टू पुणे। ठीक है, मुंबई टू पुणे। अब पाल घाट की बात करते हैं, तो देखिए पाल घाट हमेशा याद रखिएगा, केरल में पलक्कड़, पाल से ही पलक्कड़ बना हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे केरला लिख लीजिए, पलक्कड़, पलक्कड़ जिला। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि पाल घाट नीलगिरी के बहुत पास है, पलक्कड़ जिले के पास ही नीलगिरी भी है और ये पाल घाट भी है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देखिए केरल में ही है, तो ये पलक्कड़ से कोयम्बटूर तक है, पलक्कड़ से कोयम्बटूर तक, कहाँ तक, कोयम्बटूर तक। ठीक है, कौन सा, ये पाल घाट। और वहीं सैनकोटा की बात करते हैं तो वो भी केरल में है, वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक। ठीक है, ये भी कहाँ है, केरला में ही है, केरला में ही है, लेकिन तिरुवनंतपुरम से मदुरई। ठीक है, मदुरई तक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये घाट थे जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये घाट थे जो महत्वपूर्ण थे। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताता चल रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूर्वी घाट की ही बात कर लें, पूर्वी घाट की ही बात कर लें, तो पूर्वी घाट को कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए ऐसा माना जाता है कि जो पूर्वी घाट है, ये माना क्या जाता है स्वर्ण रेखा से लेके, स्वर्ण रेखा नदी से लेके कहाँ तक है, नीचे कावेरी तक। ठीक है, कावेरी तक, ऐसा माना जाता है कि जो पूर्वी घाट है वो नीचे ऊपर स्वर्ण रेखा से लेके नीचे कहाँ तक फैला हुआ है, नीचे पूरा फैला हुआ है कावेरी तक। ये मतलब अगर इसके मैदान की बात की जाए, पूर्व पूर्व के मैदान की अगर बात की जाती है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पे कहें तो इसको हम कन्याकुमारी लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अभी इसी से हम मैदान भी, पूर्वी मैदान भी पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी जान लेना जरूरी है। जैसे इसकी ऊंचाई कितनी है पूर्वी घाट की, मैंने आपको बताया था 600 से लेकर 900 मीटर के आसपास। ठीक है, ढेर सारी नदियां, जैसे कौन कौन सी, कर्णरेखा, गोदावरी, महानदी, कर्णरेखा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, इत्यादि नदियां, इत्यादि नदियां क्या है, इधर ही गिरती हैं। क्यों गिरती हैं आपको पता है, ढाल है, मतलब कि
अगर वो पश्चिमी घाट को देखा जाए तो पश्चिमी घाट थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन जब बात कर ली जाती है पूर्वी घाट की बात की जाती है तो वो क्या है, वो थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक, जिसमें से गोदावरी महानदी और कावेरी इत्यादि, ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, जैसे हमने अभी अभी आगे ही पढ़ा था, देखिए यहाँ पे भी जो हम मैदान पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से तट कैसे कैसे विभाजित हैं, कहाँ पे कौन सा तट है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको एकदम पूर्वी घाट की क्लियर हो गई हो तो बताइए, अब आगे चलते हैं, क्योंकि पूर्वी घाट की अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें लगभग कवर हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जानने लायक चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे एक दो ऐसे भी फैक्ट दिए हुए हैं जिसको आप क्या करें, थोड़ा सा, ये मैंने आपको बताई दिया 850 नक्सली गतिविधियां हैं उधर। ठीक है, क्योंकि सघन वन पाए जाते हैं इसलिए नक्सली गतिविधियां भी हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे कुछ अंतर है जो स्पष्ट कर देना जरूरी है। जैसे अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूर्वी तट के साथ जो स्थित है उसको पूर्वी, ठीक है, जो पश्चिमी के साथ है उसको पश्चिमी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की, तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाएं थी वो संगठित थी, लेकिन जो पूर्वी है वो संगठित नहीं थी। ठीक है, वो संगठित नहीं थी। फिर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना, 600 से 900 है, 600 से 900 है। जबकि इसकी बात करें तो ये कितनी थी, 1600 मीटर के आसपास थी, 1600 मीटर के आसपास थी। वहीं आमतौर पे अगर देखा जाए तो ये शुष्क और गर्म है, जबकि ये नम और ठंडा है। क्यों ठंडा है, क्यों नम है, आपको पता है, हम आगे हम जान रहे हैं कि कैसे जलवायु गतिविधियां क्या क्या होती हैं जो इधर होते हैं। ये छायावृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है इसका निचला भाग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है। फिर कृषि और माइनिंग के लिए ये उपयोगी है, ये कृषि माइनिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये उपयोगी है। इसमें जो वर्षा है वो नॉर्मल ही होती है, मतलब कम से नॉर्मल ही होती है, जबकि यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये चावल बाजरा और ज्वार के लिए, और ये चावल मसाले कॉफ़ी चाय इत्यादि के लिए वो फेमस है। मृदा की बात करें, देखिए लाल और लेटराइट मृदा, और यहाँ भी लाल और लेटराइट मृदा दोनों में एक जैसी है। ठीक है, मतलब मृदा एक जैसी है लेकिन बाकी की चीज़ें अलग हैं। आगे आते हैं, अब कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। कोस्टल प्लेन की बात करेंगे तो देखिए कोस्टल प्लेन में अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न की बात करते हैं तो ये कितने भागों में बटेगा। देखिए पहला जो बटेगा वो है कच्छ। ठीक है, कच्छ जिसे काठियावाड़ भी कह देते हैं, कच्छ काठियावाड़ का तट। ठीक है, काठियावाड़ का तट। फिर आगे बात जब हम करते हैं तो कौन सा तट आता है, कोंकण तट, कोंकण तट। फिर आगे बात कर लेते हैं तो कौन सा आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा कोंकण तट के बाद ही शुरू हो जाता है कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट के बाद आ जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। ये वेस्टर्न घाट का था, किसका था, वेस्टर्न घाट का था। अब ईस्टर्न घाट पे चलते हैं, ईस्टर्न घाट पे चलते हैं, ये केरल वाला भाग है मालाबार तट। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो उत्कल प्लेन। ठीक है, उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन कहने का मतलब है उड़ीसा वाला वो जो भाग है, स्वर्ण रेखा से लेके कहाँ तक, स्वर्ण रेखा से लेके वो जो महानदी के पहले तक, स्वर्ण रेखा से लेके महानदी तक, महानदी तक वो उत्कल है, उड़ीसा। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ पे महानदी से कृष्णा तक है, महानदी से कृष्णा तक जो फैला है उसको कौन सा उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार। कहाँ, देखिए कृष्णा नदी तक है फैला हुआ। ठीक है, कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं उसके बाद, अगर यहाँ से उत्तरी सरकार तट के बाद तो ये पूरा कोरोमंडल तट है, यही छायावृष्टि क्षेत्र बनता है, यहीं पे वर्षा कम होती है, फिर यहीं पे जो मानसून लौटते समय वर्षा कराती है। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, इसी से संबंधित हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट से,
ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। देखिए उत्तरी सरकार तट जो है, उत्तरी सरकार तट, ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये उड़ीसा से लेके ही है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, आंध्र प्रदेश से थोड़ा पहले तक, ठीक है। तो ये था, ये था हमारा क्या बंटवारा कि कौन सा तट कहाँ है। काठियावाड़ का तट, कोंकण, कोंकण देखिए, कोंकणी एक भाषा है गुजरात, सॉरी गोवा की, तो इसीलिए कोंकण तट। फिर कोंकण तट के बाद कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की है, ठीक है। अब हर जगह की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी हम जानेंगे, वो भी हम जानेंगे। जैसे लिखिएगा, अब लिखिएगा पूर्वी तट, पहले पश्चिमी तट लिख लेते हैं। पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट लिख लेते हैं। पश्चिमी तट में क्या क्या लिखेंगे, आइए जानते हैं। देखिए अगर पश्चिमी तट की बात हो, तो मैंने आपको बताया 4 भागों में बटा हुआ है। काठियावाड़ का तट है, काठियावाड़ तट के बाद कौन सा तट है, कोंकण तट है, कोंकण के बाद कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट के बाद मालाबार तट है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो मालाबार तट की पहले बात कर लेते हैं। मालाबार तट में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मालाबार तट में ना चावल की खेती बहुत होती है, चावल की कृषि, चावल की कृषि, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। इसका एक क्षेत्र है कुट्टनाद, कुट्टनाद, इसका केरल का, कुट्टनाद, ठीक है। एक भाग, एक क्षेत्र है कुट्टनाद, जिसको क्या कहते हैं, चावल का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर बात की जाए मालाबार तट की, तो चावल की कृषि के लिए, नारियल के लिए भी, नारियल के लिए भी, मसालों के लिए, नारियल के लिए, मसालों के लिए, ये क्या है, मालाबार तट से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए पश्चिमी तट की और भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे अगर पश्चिमी तट की बात की जाए, तो यहाँ वर्षा अधिक होती है, मैंने आपको बताया वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता भी अधिक होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए तो चावल की खेती, मालाबार तट, नारियल, मसाले के लिए, वर्षा अधिक होती है, तो जैव विविधता। मृदा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लाल और लेटराइट मृदा, लाल और लेटराइट मृदा, ठीक है, लाल और लेटराइट मृदा यहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो दी हुई हैं, वो इसी अनुसार आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो मालाबार तट है, मालाबार तट में कयाल बहुत पाए जाते हैं, क्या, कयाल, लैगून, लैगून, और ये किस लिए काम आते हैं, मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी तट के बारे में बात हो रही, पश्चिमी तट का जो मैदान है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और एक बात और, अगर पश्चिमी तट की बात की जाए, तो इसको 2012 में, वर्ष 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है, रूप में शामिल किया गया था, ठीक है, शामिल किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ और चीज़ें जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कयाल और लैगून है, वहाँ पे ही कुछ ऐसे झील हैं, कुछ ऐसी झीलें भी हैं, कुछ ऐसे लैगून झीलें भी हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, नौका दौड़ का भी आयोजन करते हैं, ठीक है, नौका दौड़ का भी आयोजन करते हैं। इसमें कुट्टानाद बहुत ही महत्वपूर्ण
बिंदु है, ध्यान रखिएगा, कुट्टानाद नामक, उसको चावल का कटोरा कहते हैं। अच्छा, कुट्टानाद की एक चीज और भी है, चावल का कटोरा तो कहते ही हैं इसे, चावल का कटोरा कहते ही हैं इसे, एक चीज और भी है, इसका जो तल है ये समुद्र तल से नीचे है, समुद्र तल से नीचे है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करेंगे पूर्वी तट की, ठीक है, पूर्वी तट की बात करेंगे यहाँ से। अब पूर्वी तट की बात, ऊंचाई के बारे में आपको पता ही था, मिट्टी के बारे में आपको पता ही था, कृषि के बारे में मैंने आपको बताया, नारियल, और नारियल की कृषि मुख्यतः यहाँ पे की जाती है, नारियल की कृषि यहाँ पे मुख्यतः की जाती है। अच्छा, एक चीज और भी आपके जानने लायक है यहाँ पे, कि पूर्वी तट में देखिए वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। और देखिए, पूर्वी घाट पे सबसे महत्वपूर्ण है डेल्टा, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण, कौन कौन से डेल्टा का निर्माण होता है? महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ठीक है, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। अब देखिए, ये डेल्टा होने की वजह से, ऊंचाई कम है इसीलिए डेल्टा बनता है, मतलब ऊंचाई अगर अधिक होती तो वहाँ पे एस्चुरी बनता, लेकिन यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, ठीक है, डेल्टा बन रहा है मतलब ऊंचाई कम है। तो जब डेल्टा बनता है तो जो मैदानी भाग है वो विस्तृत होता है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में मैदानी भाग अधिक है, ठीक है, अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डेल्टा वाली बात थी, ये जो डेल्टा वाली बात थी ये भी क्या थी, महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, वो मैंने आपको बताई दी है, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी उत्कल तट, फिर उत्तरी सरकार तट, फिर कोरोमंडल तट, ये चीजें तो मैंने आपको बताई दी। अब जो अगली बारी आती है वो ये आती है कि झील, लैगून झील, लैगून झील कौन कौन सी, देखिए, चिल्का, कोल्लेरू, कोल्लेरू, ठीक है, चिल्का और कोल्लेरू, ये दो झीलें हैं जो लैगूल झीलें हैं, ठीक है, कौन सी झीलें हैं, लैगूल झीलें हैं। तो अच्छा, पुलिकट भी है, पुलिकट भी है, पुलिकट है, चिल्का उड़ीसा में है। आप जान रहे हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए कोल्लेरो झील की, तो कोल्लेरो झील के बारे में आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश में है। फिर अगर पुलिकट की बात की जाए तो ये पुलिकट झील भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये झीलें हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये कोल्लेरो झील जो है ये नदियों से मिलकर बना है, कृष्णा और महानदी, ठीक है, इनसे मिलके बना है कौन सा, कोल्लेरो झील, ठीक। झील हो गया, वर्षा इत्यादि, इन चीजों को हमने जान लिया। अब अब ये जानना है कि देखिए, ये जो मैदान ज्यादा पाए जा रहे हैं तो यहाँ पे कृषि बहुत क्या होती है, समृद्ध होती है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा।
समृद्ध होती है, ठीक है, कृषि समृद्ध होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने आज पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ये सारी चीजें पढ़ ली। जो महत्वपूर्ण था वो बता दिया गया है, उससे ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न बताया गया हो। अब देखते हैं जो हमारे द्वीप हैं द्वीप के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, देखिए द्वीप हमारे पास कौन से हैं। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन सा है, अंडमान निकोबार है। उसके बाद कुछ और भी द्वीप हैं, जैसे न्यूमोर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, फिर माजुली द्वीप, ये सब भी है, सबको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप, इन सब के बारे में अब हम यहाँ जानेंगे। इन सब के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। और क्या क्या जानेंगे चीजें, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें तो अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर बन रहा है इसको आप देख रहे हैं, ये कौन सा, ये 10 डिग्री चैनल है। ये अंडमान है और ये निकोबार है, ठीक है। ये अंडमान है और ये निकोबार है। यहीं पे है सुमात्रा द्वीप, और यहाँ पे कौन सा द्वीप है, ये है कोको द्वीप। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार किससे अलग होता है, सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार किससे अलग होता है, ये अलग होता है ग्रेट चैनल से। ठीक है, ग्रेट चैनल से। ग्रेट चैनल से अलग होता है, ठीक है। ये है अंडमान, अंडमान में भी ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, और ये कौन सा है, ये है लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। अब ये है इसका क्रम, अगर आपसे पूछे इसका क्रम, अगर आपसे पूछता है तो ये आपको एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी चीज दिक्कत नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा है, ये है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। इतनी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। इस चैनल को कहते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये कौन सा है, ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल है। ये ग्रेट चैनल है। और ये सुमात्रा द्वीप हो गया, ये सुमात्रा द्वीप हो गया, ये कोको द्वीप हो गया। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक कोको स्ट्रेट है, कोको स्ट्रेट है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। आइए अब कुछ और जानते हैं। अगर आपसे बात करें कि सैडल पीक कहाँ है, तो अच्छा ठीक है, पहले उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं। 836, 836 द्वीप हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से हैबिट हैबिटेट के लिए कितने हैं, 31। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। हाँ, तो ये 31 हैं और टोटल 836 द्वीप हैं। पहले लिखा जाता था 572, जो कि अब नहीं है। ठीक है, 836 आप कहेंगे, ठीक है, नए डाटे के हिसाब से। अगर कंफ्यूजन होगी तो आप जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेंगे, ठीक है। कुल इसमें इतने हैं। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, कैपिटल।
पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, ये क्लियर हैं। आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब एक चीज और आप जान लीजिएगा कि अगर उत्तरी अंडमान की बात की जाए, उत्तरी अंडमान की बात की जाए, तो उत्तरी अंडमान के बारे में एक चीज आपको जान लेना चाहिए कि यहीं पे क्या है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक, हिडन पीक नहीं, एक हिडन पीक मैंने आपको काराकोरम पे बताया था। सैडल पीक 738 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट है। ये कहाँ पे है, ये है उत्तरी अंडमान पे। कहाँ पे है ये, उत्तरी अंडमान पे है। तो एकदम ध्यान रखिएगा इसमें, थोड़ा भी इधर उधर मत करिएगा।
देखिए थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत थी, मैं आपको बता दूं, वॉइस की दिक्कत थी। मैंने यही बताया कि अगर इन पूरे क्रम में मैंने आपको कितनी चीजें बताई हैं, पहले आप ये ध्यान दीजिए। मैंने बताया है कि बैरन द्वीप कहाँ है, मध्य अंडमान पे है बैरन द्वीप। फिर उसके बाद मैंने बताया कि दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर है और सेलुलर जेल है। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को कौन अलग करता है, डक्कन पास अलग करता है। ठीक है, और लिटिल अंडमान को और निकोबार को कौन अलग करता है, तो वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, ये था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि माउंट थ्रिलर कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे है, जो कि 642 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये चीजें खत्म हो गई। हम अब लक्षद्वीप पे आ गए थे। हमने यहाँ पे ये जान लिया था इसके मैप के द्वारा, और फिर अब हम लक्षद्वीप पे आ गए थे। लक्षद्वीप पे आने के बाद हमने ये जाना था कि लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप आइलैंड में कुल कितने 36 द्वीप हैं, जिसमें से हैबिटाट के लिए 10 हैं। ठीक है, हैबिटाट के लिए 10 हैं। अगर बात की जाए कि लक्षद्वीप पे सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो बत्रा बत्रा। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय। ये आप ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसके बाद अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कि जो लक्षद्वीप है उसमें 3 द्वीपों का समूह है। एक अमीनी द्वीप है, एक कानानेर है, और फिर मिनिकॉय है। ठीक है, अमीनी द्वीप, कानानेर, लिख देता हूं मैं। अमीनी द्वीप, ये है कानानेर, और ये कौन सा है, ये है, ये कौन सा है, मिनिकॉय। ठीक है, राजधानी की बात करें तो कावारत्ती है, कावारत्ती है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो कावारत्ती है। उसके बाद अगर बात करें कानानेर और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अगर मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है, तो ये कौन सा है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब यही अगर बात करें हम कुछ और भी चीज़ों की, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अमीनी द्वीप, इन सब में सबसे छोटा जो है वो है बत्रा, जो कि महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा जो है वो मिनिकॉय है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, मिनिकॉय है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जो अगाटी द्वीप है, उस पे ही हवाई अड्डा है। पीटली द्वीप पे पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ चीजें जो बची रह गई, मैं आपको बता दूं। अंडमान निकोबार की एक चीज जो मुझे बताना जरूरी था। देखिए 3 द्वीप ऐसे हैं जिसका 30 दिसंबर 2018 को नामकरण किया गया। रासद्वीप, रासद्वीप, नील द्वीप, और हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप रखा गया, स्वराज द्वीप रखा गया। फिर अगर रासद्वीप की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। अब आपको ये बताना है कि नील द्वीप का नाम किसके नाम पे रखा गया था। अगर मैं रासद्वीप और हैवलॉक द्वीप का बता दूं तो आपको बताना है कि इनका नाम किसके नाम पे रखा गया था, नील द्वीप का नाम किसके नाम पे रखा गया था। तो देखिए ये भी मैंने बता दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये शहीद द्वीप है, शहीद द्वीप है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब वाटर और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का मतलब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम आएगा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे मैंने रामसर साइट को भी यहीं ले लिया है, जैसे झील वील उसी से संबंधित होती हैं, इसीलिए मैंने रामसर साइट को भी यहीं ले लिया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा।
तो रामसर साइट को यहीं ले लिया है। जैसे अभी रामसर साइट कितनी है, अगर अभी के लिए देखा जाए रामसर साइट कितनी है, तो आपको क्या पता है रामसर साइट कितनी है अभी? देखिए ऐसे तो 85 बताए जा रहे थे, कितने बताए जा रहे थे? 85, लेकिन कुल कितने हो गए हैं? 89। अभी ये जल्दी हाल ही में चेंज हुआ है, अब कुल कितने हो गए हैं? 89। ठीक है। भारत जो था 1982 में इस संधि को अपनाया था, भारत जो था 1982 में इस संधि को अपनाया था। इसका जो कन्वेंशन था वो कहाँ? रामसर ईरान में हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। ये दलदली भूमि को क्या करता है? आबद्ध करता है, सूचीबद्ध करता है। ठीक है। तो जो 4 नए बने हैं 86वां, वो कौन सा है? खोचिया पालरी झील सिक्किम में है, खोचिया पालरी झील सिक्किम में है। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। उधवा झील, उधवा झील, दुधवा नहीं, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये साहिबगंज झारखंड में है। तीसरा है सक्कार कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये रामनाथपुरम तमिलनाडु में है। और अगर बात करते हैं हम थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, तो ये रामनाथपुर तमिलनाडु में है। अब कुल तमिलनाडु में जितनी साइटें थी 14, उसमें 2 और बढ़ गई हैं, अब हो गए हैं कुल 16 तमिलनाडु में। ठीक है, और भारत में कुल संख्या 89 है। ठीक, आइए अब जानते हैं सबके बारे में, सबको बारी बारी से देखेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको छोड़ना है। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, जून 2024, ठीक है, में लिया गया। फिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, फिर नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, फिर काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, करवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लांगवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण कर्नाटक, अघानासिनी मुहाना कर्नाटक, ताम्पारा झील ओडिशा, हीराकुंड जलाशय ओडिशा। ठीक है, चित्रागुंडी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, अनसुपा ओडिशा, सुचिंद्रम थेरु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वद्दुवुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कंजीरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, वांगाम वेटलैंड संरक्षण जम्मू कश्मीर, तेलबग वेटलैंड संरक्षण जम्मू कश्मीर, नंदा झील गोवा, किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पल्ली करनई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु, पिचवरम मैग्रोव वन तमिलनाडु, मन्नार की पिचवरम मैग्रोव वन तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयम्पा थर्ंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, रंगनीथु पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, कुत्थानकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सतकोशिया गार्ज ओडिशा, पाला वेटलैंड मिजोरम, बखीरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, बधवाना वेटलैंड गुजरात, धोल झील गुजरात, खिचड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, कवरताल बिहार, कवरताल 47वां है बिहार, और जुलाई 2024 में इसको लिया गया था। 26.2 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? एरिया है। लोनार झील महाराष्ट्र, ये लोनार झील किस लिए और फेमस है बताइएगा, ये किस प्रकार की झील है? ठीक है, फिर समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश, नांदुर मदमेश्वर महाराष्ट्र, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, होकरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सुरेंसर मानसर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अष्टमुडी केरल, भितरकनिका उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश,
दीपोर बिल असम, पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल, कांजली वेटलैंड पंजाब, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश, रोपड़ पंजाब, सुमोरिरी लद्दाख, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल, संस्थान कोट्टा झील केरल, वुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके वेटलैंड पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, यही सबसे ऊंचाई पे खारे पानी वाली झील है। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। कुल मिला के हमने 85 और +4 89 रामसर साइटों को देख लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे, कि ये जो कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, ये कौन सी नदियों पे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जोग गिरसोप्पा शरावती नदी पे, शिव समुद्रम किस पे है, कावेरी नदी पे, जो कि कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो ये स्वर्ण रेखा पे है और रांची में है। कपिल धारा की बात करें तो नर्मदा पे है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार की बात करें तो नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में। चित्रकूट की अगर बात करते हैं तो इंद्रावती नदी पे है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दूध सागर की बात करते हैं तो मांडवी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। भाम्बवली वजराई की बात करते हैं तो उरमोदी, ठीक, उरमोदी नदी पे है, महाराष्ट्र में। वहीं अगर लिंग कसियार, वहकावा, नोहाली कई, नोहाली कई ही सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है, मेघालय। ठीक है। ये बड़ा है लेकिन वो ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। नुहांगी थियांग, फिर लिंगनगई, फिर टेंथेलेन, फिर किरनेम, ये सब कहाँ है, मेघालय में है। फिर तीरथगढ़ की बात करें तो कांगेर छत्तीसगढ़ में है। अमृत धारा देवधारा की बात करें तो हसदेव छत्तीसगढ़ में है, हसदेव नदी पर है और ये कांगेर नदी पर है। केंदाई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है। जोहान गौतम धारा की बात करें तो राड़ू नदी पे है, रांची में। दसम दुसांग की बात करें तो ये कांची नदी पर है और रांची में है। भालकुंड और राहतगढ़ की बात करें तो ये बीना नदी पर है, सागर मध्य प्रदेश में। दुग्ध धारा और कपिल धारा नर्मदा पे है। ठीक है। लोड बूढ़ा घाघ किस पे है, बूढ़ी नदी पे है और लातेहारा झारखंड में। चुलिया किस पे है, चंबल नदी पे है, राजस्थान में। डुंडुमा किस पे है, मक्षकुंड नदी पे है, कोरापुट उड़ीसा में। गोकक की बात करें तो घाट प्रभा बेलागवी कर्नाटक में है। गोकक जो है वो घाट प्रभा नदी पे है। ठीक है। तो ये कुल था हमारा, हमने आज इन चीज़ों को जाना है। आप इस क्लास को देखने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ और हो सकती है, इसमें क्या नया किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है। अगली जो ड्रेनेज सिस्टम की क्लास होने वाली है उसको देखने के बाद आप ये ज़रूर तय करिएगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए या आपको लाइव क्लास चाहिए। अगर आप ये बता देते हैं तो हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।